हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड सेशन 2022 टू 25। इट मीन्स ये कि 2022 में जो एडमिशन लिए होंगे उनका एग्ज़ाम 2025 में फाइनल होगा ग्रेजुएशन का। और ये सेशन जो है ना, ये लास्ट सेशन है फॉर प्रीवियस, यानी जो पुराने वाला ओल्ड पैटर्न था एग्जामिनेशन का सिलेबस का, वो लास्ट है। अब इसके बाद सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहा है। 2023 से जो भी एडमिशन हुआ है उसमें फोर्थ ईयर्स का ग्रेजुएशन हो गया है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ये जो है सेशन पुराने वाले सेशन है जिनका ये लास्ट बैच है। और इसके बाद ये अब इस तरह के जो सिलेबस हैं उसमें एग्ज़ाम नहीं होंगे, वो सेमेस्टर वाइज होंगे। तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट, उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं कि बीकॉम पार्ट थर्ड में कौन कौन से पेपर्स होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और कितने मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए, और नॉर्मली कितना मार्क्स जो है स्टूडेंट स्कोर कर पाते हैं। तो थोड़े बहुत ही मेहनत करते हैं उनसे बहुत अच्छा मार्क्स भी स्कोर हो जाता है, बट उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीकॉम पार्ट थर्ड में पेपर कौन कौन से होते हैं। तो बीकॉम पार्ट वन, पार्ट टू में जो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ऑनर्स पेपर दो होता था। पार्ट वन में दो ऑनर्स पेपर था, पार्ट टू में दो ऑनर्स पेपर है, बट यहाँ पार्ट थर्ड में ऑनर्स पेपर चार हो जाते हैं। तो पार्ट वन में जो आप पढ़े थे बीकॉम पार्ट वन, यहाँ आप क्लास लिए होंगे, पढ़े होंगे, तो दो ऑनर्स पेपर में पहला और दूसरा, पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा था ऑडिटिंग। और बीकॉम पार्ट टू में जो था, अब यहाँ पार्ट टू का बात करते हैं, तो इसमें था 3 नंबर पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, बीओ। और फोर्थ नंबर जो पेपर था वो था स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। तो ये चार ऑनर्स पेपर हम लोग का पार्ट वन और पार्ट टू में क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब ये पार्ट थर्ड में जो ऑनर्स पेपर है वो कितने हैं, तो वो है चार ऑनर्स पेपर। टोटल मिलाकर 800 का होता है एग्जाम, यानी 800 का मार्क्स होता है फुल मार्क्स ग्रेजुएशन में, जिनमें से हमें स्कोर करना पड़ता है पास मार्क के लिए 45%। और फर्स्ट डिवीजन के लिए, यानी इसमें डिवीजन नहीं होता है, क्लास होता है, तो फर्स्ट क्लास के लिए 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। टोटल 800 का मार्क्स हो जाता है और इसमें से 60% निकाल दो, 480 आ गया। तो टोटल यानी पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री के ऑनर्स पेपर में आपको टोटल आना चाहिए 480। तो आप फर्स्ट क्लास होंगे, अदरवाइज आप सेकेंड क्लास हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये डिस्कस करना था कि भाई ऑनर्स पेपर बीकॉम पार्ट थर्ड में होता जो है वो कौन कौन है। तो पहला ऑनर्स पेपर यहाँ पे है जिसको हम फिफ्थ नंबर ऑनर्स पेपर बोलते हैं। फिफ्थ में कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, ठीक है। जो मार्क्स होंगे उसका फुल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और आपको पास आउट होने के लिए 45 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। 6 नंबर जो पेपर होता है ऑनर्स का बीकॉम पार्ट थर्ड में, वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसको भी पास आउट होने पास करने के लिए 45 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है मिनिमम, और मैक्सिमम आप जितना चाहें वो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 7th नंबर जो पेपर होता है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट होता है। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, ये भी 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी 45 मिनिमम स्कोर करना पड़ता है। 8 नंबर जो पेपर होता है वो बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथ, ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें 45 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आया है ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का, जिनमें स्पेशली डिमांड है कि भाई कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन जो किया है जिनके पेपर में, जिनके मतलब पेपर में स्टैटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो। तो कॉमर्स वाले के जो पेपर में सब्सिडियरी में इकोनॉमिक्स होता है और ऑनर्स में तो स्टैटिक्स है ही, तो मैथमेटिक्स भी है। तो आप लोग एलिजिबल हैं उसके लिए, आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जो आपसे सीनियर होंगे उनको बता दीजिएगा कि अगर उनको कन्फ्यूज़न हो तो वो डाल सकते हैं। इसी चीज़ का कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों को है, बहुत लोग कॉल करके पूछा भी है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ। चलिए, तो ऑनर्स पेपर ये 4 हो गया ग्रेजुएशन का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये कंपोजिशन में जनरल स्टडीज जो होता है इसका क्या रोल होता है। तो जनरल स्टडीज जो होते हैं ये जनरल नॉलेज को टेस्ट करता है कि भाई आप में जनरल नॉलेज है कि नहीं है। तो इसके लिए भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसको पास करने के लिए 33 मार्क्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और इनका मार्क्स हमारे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे ऐड नहीं होता है। मतलब ये है कि भाई ऑनर्स पेपर पे ही हमारा रिजल्ट बनता है फाइनल ईयर का। और ये जनरल स्टडीज़ लाइक कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन के लिए पढ़ना पड़ता है, बट इसका कोई मेन रोल है नहीं। तो आप ऐसे इसका गेस भी खरीद करके पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम हम उसमें टिक वगैरह करके आपको प्रोवाइड प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, जो भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नाइस कॉमर्स मोतिहारी। टेलीग्राम पर जब आप सर्च मारेंगे कि नाइस कॉमर्स मोतिहारी तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे है। और नाइस कॉमर्स मोतिहारी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मटेरियल्स होगा, जो भी पीडीएफ वगैरह होगा, सब उसी पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप भी सब डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, उसको उसमें देख सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। डाउनलोड भी हो सकता है और कुछ कुछ होता है डाउनलोड भी होता है, कुछ कुछ डाउनलोड नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो डाउनलोड होगा वो डाउनलोड कर लेंगे और जो नहीं होगा उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये पेपर हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पे, क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टडी। सॉरी, बिजनेस स्टडीज बोल रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग के क्लास में हो चुका है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात करेंगे। वीडियो थोड़ा देर रुका है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से रुका है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है। हाँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग के ऑफलाइन क्लास में हो चुका है। मैनेजमेंट भी हो ही चुका है, बट उसको रिवीजन कराने के लिए क्लास लिया जा रहा है। इनकम टैक्स लॉ अकाउंट भी हो चुका है। बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथ भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा हेडिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? ठीक है, सीधे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये फलना फलना चीज़ पढ़ना, मतलब बस बात खत्म। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब इवोल्यूशन कब हुआ, क्यों हुआ, इस सब के बारे में पूरा डीपली नॉलेज नहीं लेते हैं। और यहाँ भी हम पूरा डीप नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो इसके बारे में वो बता दे रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंध का मतलब हो गया कि भाई मैनेजमेंट करने के लिए जो लेखांकन रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग उस लेखांकन को जिस बुक में हम लोग करते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। उसके लिए एक अलग ब्रांच बन गया है अकाउंटिंग का। ठीक है,
जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डिफिनीशंस है या मीनिंग है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, वो यहाँ पे दिया गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दो वर्ड से बना हुआ है मैनेजरियल अकाउंटिंग। इट इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी ये अकाउंटिंग के मैनेजरियल एस्पेक्ट का स्टडी करता है, अध्ययन करता है। इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन अंडरटेकिंग। यानी ये जो है किसी एक अंडरटेकिंग के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करता है ताकि वो पॉलिसी निर्धारण में मदद करे और हमारे जो अंडरटेकिंग को डे टू डे ऑपरेशन होता है, दिन प्रतिदिन का जो संचालन होता है, उसमें सहायता करे। थस इट रिलेट टू द यूज ऑफ अकाउंटिंग डेटा कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। इसलिए ये जो संबंधित होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग डाटा कलेक्टेड जो हुआ रहता है उसी के यूज से। वो जो अकाउंटिंग डेटा कलेक्ट हुआ रहता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हुआ रहता है और कॉस्ट अकाउंटिंग से हुआ रहता है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी पॉलिसी को बनाने के उद्देश्य से, प्लानिंग करने के उद्देश्य से, कंट्रोलिंग करने के उद्देश्य से, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने के उद्देश्य से जो मैनेजमेंट में बैठा रहता है वो निर्णय लेता है। तो उसी के लिए ये उन डेटा को कलेक्ट करके और उनसे यूज करने से रिलेटेड होता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग financial data is recorded, analyzed and presented to the management in such a way that it become useful and helpful in planning and running business operations more effectively and systematically, ठीक है। यानी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होते हैं ये फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के सामने इस तरह से कि वो उनके लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, प्लानिंग और बिजनेस को रनिंग करने के लिए इफेक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली। इफेक्टिवली का मतलब हो गया कुशलतापूर्वक, ठीक है, और या प्रभावपूर्ण। सिस्टमेटिकली का मतलब हो गया तौर तरीके से उसको चलाने के लिए हेल्पफुल हो और मदद करे, ठीक है। अब रहा कि भाई ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है आपको हेडिंग इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इवोल्यूशन बोलिए या फिर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलिए, क्योंकि जब इवोल्यूशन होता है तो किसी भी चीज़ का शुरुआती दौर छोटा रहता है और धीरे धीरे उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, यानी उसको डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का शुरुआत, उद्गम कैसे हुआ। ए स्मॉल अंडरटेकिंग विथ लोकल कैरेक्टर इज जनरली मैनेज्ड बाय द ऑनर हिमसेल्फ, यानी कोई भी जो छोटा अंडरटेकिंग होता है, छोटा बिजनेस होता है, छोटा कंपनी होता है, छोटा इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, वो जो है सामान्य तौर पर ऑनर के द्वारा ही मैनेज कर लिया जाता है। द ऑनर इज इन टच विथ डे टू डे वर्किंग ऑफ द इंटरप्राइज, यानी उस इंटरप्राइज के दिन प्रतिदिन के कार्य से हमेशा रूबरू होता है ऑनर। एंड ही प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज हिमसेल्फ, और वो अपने काम को खुद से ही क्या करते हैं, प्लान करते हैं और संचालन करते हैं।
ऑल इंफॉर्मेशन नीड फॉर मैनेजरियल पर्पस आर मेट बाय सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह के जितने भी छोटे तरह इंटरप्राइज होते हैं तो उनका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है मैनेजरियल पर्पस के लिए वो मिल जाता है आसानी से। सिंस द ऑनर इज बोथ द डिसीजन मेकर एंड इम्प्लीमेंटर ऑफ सच डिसीजन, ही डज नॉट फील द necessity of any communication system and no additional information is required। मतलब इसलिए इसका जो ऑनर होते हैं, छोटे इंटरप्राइज के ऑनर, वहीं खुद डिसीजन मेकर भी होते हैं और इम्प्लीमेंटर यानी उसको लागू करने वाले भी होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं। इसलिए उन्हें जो होता है ना, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का और अतिरिक्त सूचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैनेजरियल पर्पस के लिए, बट द इवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड सेपरेशन ऑफ बिजनेस, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है, जब इसका इवोल्यूशन हुआ, तब इसी के कारण, इसका परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा एंड सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, और स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग सेपरेशन हो गया, जरूरत पड़ने लगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट हैज ब्रॉट इन द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल एरिया एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो प्रोफेशनलिज्म है वो उसी के वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिवीजन कर लिया गया फंक्शन एरिया में और डेलीगेशन अथॉरिटी में, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग में। द डिसीजन मेकिंग नो मोर रिमेन्स अ मैटर और ऑफ इंस्टीट्यूशन, it required the evolution of information system for helping management in planning and assessing the result। Yeah. The accounting information is required as a guide for future। accounting information जो होते हैं ना, फ्यूचर में भविष्य के लिए गाइड करने के रूप में होते हैं। द मैनेजमेंट इज टू बी फेड विथ precise and relevant information so as to enable it in performing managerial function efficiently and effectively। ठीक है, यानी कुशलता और प्रभावपूर्णता तरीका से वो अपने मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग was not known to the business world until 1950। यानी 1950 के पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस में नहीं जाना जाता था, ये नाम नहीं आया था। द टर्म वाज फर्स्ट फॉर्मली डिस्क्राइब्ड इन अ रिपोर्ट entitled मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन 1950। यानी सबसे पहले जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड जो है, इन टाइटल जो है, ये डिस्क्राइब किया गया था 1950 में। द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम आफ्टर इट्स विजिट टू यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग अप्रैल, मई एंड जून 1950। यानी 1950 के अप्रैल, मई और जून में जो एक टीम बना था प्रोडक्टिविटी का, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम बना था, उसके बाद वही लोग इसको पब्लिश किया 1950 में रिपोर्ट को। तब जाकर के, तब से ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे बीच में ये वर्ड फेमस हुआ, उसके पहले वो फेमस नहीं था। द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी हैड नो रेफरेंस टू द वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी बिफोर द रिपोर्ट ऑफ दिस स्टडी ग्रुप। यानी ये जो स्टडी ग्रुप है, इसके पहले ये मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को नहीं जाना जाता था। ठीक है,
और वो कॉस्ट अकाउंटेंसी से ही काम चलता था। द complexities of business environment have necessitated the use of management accounting for planning, coordinating and controlling function of मैनेजमेंट के इन सब कामों के लिए, ठीक है, चूँकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है यानी जटिलताएं हैं, जिनके कारणवश ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज के लिए उसको आवश्यक माना जाने लगा। काय तो क्योंकि प्लानिंग करना होता है, कोऑर्डिनेटिंग करना होता है, कंट्रोलिंग करना होता है, ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन में ये सब शामिल होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को आवश्यक माना जाने लगा। ठीक है, ये रहा हमारे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कुछ बेसिक फैक्ट्स था उसके बारे में। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट्स जो होते हैं ना, थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए हम लोग गेस कर देते हैं और गेस में से ही क्वेश्चंस आ जाता है मैक्सिमम। तो आप लोग गेस जब खरीद लिए हैं तो कुछ ही दिनों में उसका भी हम लोग गेस करके PDF डाल देंगे और वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा मेन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है कि डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करिए। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्यों को बताइए। व्हाट इज, वर्णन कीजिए या बताइए। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एज। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करें। हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे अलग है उसको बताना है। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करिए। हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग कैसे है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके फंक्शंस को, फंक्शन का यानी कार्यों का वर्णन करिए। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करिए। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का जो PDF है ये इतना ही है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नया चैप्टर जिसमें अकाउंटिंग करना हो। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल यही कोई चैप्टर होगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और A to Z यानी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके बुक में जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, उन सभी चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा कंटिन्यू फॉर्म में। तो आप डेली अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।